और आइए बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश को मिले नए सीडीएस की खबर से। देश के नए सीडीएस के नाम का ऐलान हो चुका है। अब अनिल चौहान नए सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वो भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं और इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी कमी भी आई थी। ऑपरेशन सनराइज के वो मुख्य शिल्पी भी थे। इसके तहत भारतीय और म्यांमार सेना ने दोनों देशों की सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। चौहान बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक की योजना से भी जुड़े हुए थे और फिलहाल मिलिट्री एडवाइजर के पद पर तैनात थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो कितना महत्वपूर्ण है उनकी नियुक्ति सीडीएस के पद पर और क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेना के पूर्व डिप्टी प्रमुख रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादियान सर, गुड इवनिंग। कितना सिग्निफिकेंट है सर ये नियुक्ति? एक अरसे बाद जरूर हुई है लेकिन सोच समझकर आखिरकार फैसला। एक ऐसे व्यक्ति को पदभार संभाला जा रहा है जिसे चाइना एक्सपर्ट कहा जाता है और प्रधानमंत्री की देखरेख में काम करने वाली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ काम करने का अनुभव। देखिए, बड़ी अच्छी खबर है और मैं जनरल अनिल चौहान को बधाई देता हूं। ये पोस्ट 9 महीने से खाली पड़ी थी जबकि जनरल रावत का दुखद एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तो इसको भरना जरूरी था। आर्मी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बदलाव आते रहते हैं, तो जो काम जनरल बिपिन रावत ने शुरू किए थे उसमें मॉडर्नाइजेशन, उसमें थिएटराइजेशन, उसमें रैशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड ऑफ एक्सपेंडिचर, ये चौहान साहब के लिए दूसरी अच्छी बात है। पहले एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, इनको डोभाल जी के नीचे काम करना है। उनके साथ ये पहले ही काम कर चुके हैं, तो मेल मिलाप, वो इनकी कार्य प्रणाली को जानते हैं, इनकी काबिलियत को जानते हैं। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस अगर आप देखें, हर लेफ्टिनेंट जनरल चीफ बनने के काबिल होता है, हर लेफ्टिनेंट जनरल सीडीएस बनने के काबिल होता है। एब्सोल्युटली। अनिल चौहान में अनुभव की कोई कमी नहीं है, उनमें क्वालिफिकेशन की कोई कमी नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है एक सेना के लिए कि एक तजुर्बेकार इन्फेंट्री ऑफिसर 11 कोर राइफल्स के हैं जिनका अनुभव अलग अलग क्षेत्र में बाहर भी रहा है, वो यूएन असाइनमेंट भी कर चुके हैं, जिनकी आउटलुक भी बड़ी वाइड हुई होगी, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। वो सेक्रेटरी भी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। वो अनिल डोभाल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के क्लोज कॉन्सेप्ट में काम करेंगे। वो आपस में उनके कार्य प्रणाली को जानते भी हैं, तो उससे और भी काम स्मूथ रहेगा। और उम्मीद की जाती है कि आर्मी की मॉडर्नाइजेशन, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन, उनकी थिएटराइजेशन और जो भी कोई आर्मी में कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए अनिल चौहान वो कर पाएंगे जो बिपिन रावत ने शुरू किया था, जो अचानक उनके एक्सीडेंट की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया था। एब्सोल्युटली सर, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं सर। ये पहली मर्तबा है जब एक रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर जो हैं वापस आ रहे हैं एक्टिव सर्विसेज में और स्वाभाविक रूप से एक 4 स्टार पोजीशन वो होल्ड करेंगे। डीजीएमओ रह चुके हैं सर बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, जो म्यांमार के बॉर्डर के अक्रॉस जो हमारा एक सफल ऑपरेशन रहा था, उसके शिल्पकार भी कहे जाते हैं और चाइना एक्सपर्ट्स इन्हें कहा जा रहा है। लेकिन ये तो सरहद पार की चुनौतियां हैं, लेकिन जो हमारी डिफेंस की जिसका जनरल बिपिन रावत ने शुरुआत की थी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, उसमें तीनों अंगों के बीच में कुछ आंतरिक मतभेद भी हमको पता चला था कि कुछ हैं, सहमति बनने में समय लग रहा था। जनरल चौहान, आपको लगता है कि उस कदम को कितना बखूबी आगे बढ़ा पाएंगे, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो कि सपना था जनरल बिपिन रावत का? सर देखिए, आर्मी अफसर की पोस्टिंग अपने हाथ में नहीं होती है। उसको कहाँ तैनात किया जाता है, उसको क्या अनुभव मिलता है। अगर अनिल चौहान
जनरल वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में इन्वॉल्व थे तो कोई और भी हो सकता था। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 40 साल की सर्विस के बाद वो जब रिटायर हुए तो उनके पास पूरी जो एक ओवरव्यू आर्मी की होनी चाहिए, एक ऊंचे स्तर पर, कि किस तरीके से वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो डीजीएमओ भी रह चुके हैं, आर्मी कमांडर भी रह चुके हैं पूर्वी क्षेत्र में, तो वो अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, ये एक नई अपॉइंटमेंट है, ये सरकार ने रूल बनाया था कुछ महीने पहले कि भविष्य में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को भी बनाया जा सकता है अगर उनकी उम्र 65 साल से कम हो। इन्हीं 2 साल के रिटायरमेंट के अंदर अंदर वाले ही बन सकते हैं। तो वो तो सरकार का एक नियम है, सब लेफ्टिनेंट जनरल बराबर होते हैं, अनुभव का थोड़ा बहुत फर्क होता है जो भी उनके हाथ में नहीं होता। अगर वो काबिलियत नहीं होती तो वहां पहुंचते ही नहीं। एक आर्मी ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट जनरल बनता है वो 5 अलग अलग सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जाता है, जहाँ बहुत लोग सुपर सूट होते हैं, उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो सारे लेफ्टिनेंट जनरल जिस पोस्ट को होल्ड करने की काबिलियत रखते हैं, इनका तजुर्बा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में है, वो इनको फायदा है। तो ये जो प्रणाली शुरू की थी जनरल बिपिन रावत ने, ये उसको आगे बढ़ाएंगे, ये उम्मीद की जाती है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। बट मेरा मूल सवाल सर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को लेकर आपको क्या लगता है, कुछ चुनौतियां अभी बची हुई हैं और उस पर आगे बढ़ पाना जनरल चौहान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, आजकल का बैटल फील्ड जो है बड़ा फास्ट मूविंग है और एयरफोर्स वो कोई रीजनल काम नहीं करती, क्योंकि हवाई जहाज तो कहीं से भी कहीं जल्दी से पहुंच जाता है। तो ये जो थिएटर कमांड है, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कोई भी आप नया कॉन्सेप्ट जब अडॉप्ट करते हो, 100% फायदे नहीं होते, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो वो तो जब एक बार बन चुके होंगे, अनुभव ही बताएगा। कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि एयरफोर्स के रिसोर्सेज को आप डिसेंट्रलाइज क्यों कर रहे हो, उनको सेंट्रलाइज रखो। जब रिसोर्सेज कम होते हैं, एयरफोर्स के रिसोर्सेज हमारे पास इतने ज्यादा नहीं जैसे अमेरिकन आर्मी में या थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तो ओवरसीज ऑपरेशन करते हैं। ये भी एक आर्गुमेंट थी कि भाई अगर एयरफोर्स के रिसोर्सेज कम है तो उनको सेंट्रलाइज रहने दे, वो तो कहीं से कहीं जल्दी में भेजे जा सकते हैं। तो ये तो अनुभव बताएगा, हर चीज के फायदे भी होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। जिस तरीके से हमारा बॉर्डर पे तैनात है सेना, तो देश हमारे पड़ोसी, खतरा हमको लगातार लगा हुआ है, तो उसमें थिएटराइजेशन के फायदे भी हैं, ताकि एक आर्मी कमांडर के डेडिकेटेड रिसोर्सेज हो जो उनको जल्दी से इस्तेमाल कर सके। तो वो तो समय बताएगा कि इससे फायदा है या कोई कमी है तो दोबारा दोहराया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से, और यही कहा जा रहा था कि जनरल बिपिन रावत जिस आइडिया को लेकर आए थे, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, वो अक्सर इस बारे में बातचीत भी किया करते थे। अब उन्हें उस आइडिया को कितना आगे ले जा पाएंगे, और स्वाभाविक रूप से नए सिरे से चुनौतियां होंगी, और इस पर एक व्यापक विमर्श हुआ है तीनों सेनाओं के भीतर भी और बाहर भी। तो कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन सर, अगर आप सबसे बड़ी चुनौती अगर आप देखें बतौर सीडीएस जनरल चौहान के सामने, अब क्या होने वाली है सर? नहीं, चुनौतियां तो हर चुनौती बड़ी होती है। थिएटराइजेशन भी एक चुनौती है, मॉडर्नाइजेशन अपने आप चुनौती है। इतने बड़ी आर्मी में बदलाव लाना हमेशा उसमें रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि जो भी आप एक्शन लेंगे कुछ लोग उसके हक में नहीं होंगे। इतनी बड़ी आर्मी में ये तो होगा, खासकर हमारी आर्मी में जिसकी डिप्लॉयमेंट हाई ऑल्टीट्यूड से लेकर समुद्र तट तक है, और जिसमें काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी भी है, जिसमें कन्वेंशनल एनिमी में हमारे चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट पर हैं। तो चुनौतियां हमेशा रहेंगी। थोड़ा सा रवैया हर इंसान का देखने का अलग अलग होता है। प्राथमिकता कोई इंसर्जेंसी को ज्यादा देगा, कोई कन्वेंशनल वारफेयर को ज्यादा देगा, कोई वेस्टर्न थिएटर को ज्यादा देगा, कोई पूर्वी थिएटर को जहाँ चाइनीज के खिलाफ है। वो फर्क हमेशा रहेंगे, लेकिन उस लेवल पे जो अनिल चौहान पहुंचे हैं, तो उनकी जो ओवरव्यू है वो हमेशा आर्मी की भलाई के लिए रहेगी। और जो भी कोई रेजिस्टेंस है, वो उम्मीद है वो उसको ओवरकम करके सबको साथ लेके अपना काम पूरा कर पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, और मुझे लगता है कि उनके लिए एक सरप्राइज
वाली बात नहीं होगी जब वो पहले दिन ऑफिस संभालेंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा कि वो मौजूदा मिलिट्री एडवाइज़र भी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, और अजीत डोभाल साहब के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करने का उनका अनुभव है। प्रधानमंत्री को ये संस्था जो है वो लगातार सलाह भी देती है, और लगभग इसी तरह की जो भूमिका रहेगी वो सीडीएस में एक बड़े व्यापक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उनकी अब भूमिका बढ़ने वाली है। बतौर सीडीएस देश के दूसरे सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान अब बनने वाले हैं, और उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या चैलेंजेस आगे रहेंगे, इस पर हमने बातचीत की जनरल कादियान से। थैंक यू सो मच सर। जनरल कादियान, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और अब दिन भर क्या हुआ जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह से आज पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई खबरें बनी रही। 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। पीएफआई के अलावा जिन 8 और संगठनों पर बैन लगाया गया है तो वो भी आज साफ हुए। राजस्थान में कांग्रेस में जारी राजनीतिक संकट के बीच पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। खबरें यह हैं कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। दिग्विजय सिंह अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं। उन्हें अचानक दिल्ली बुलाया गया है, वो रात तक दिल्ली पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं। वो इसके संकेत भी दे चुके हैं। कमलनाथ ने भी खुद को कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर बताया। हालांकि जब अशोक गहलोत के चुनाव लड़ने पर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। उधर शशि थरूर साफ कर चुके हैं कि 30 सितंबर को वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में ईडी ने आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में चर्चित शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले कल ही सीबीआई ने इस मामले में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक विजय नायर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। इस मामले में दर्ज एफआईआर में कुल 9 लोगों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह कार्रवाई पार्टी को कुचलने और गुजरात अभियान में बाधा डालने की नीयत से किया गया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी पूरे देश में उसकी बढ़ती लोकप्रियता से बौखला गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दुआरे राशन यानी कि घर के दरवाजे पर राशन पहुंचाने की योजना को अवैध घोषित कर दिया। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने शुरू की थी। इस योजना को अवैध घोषित करते हुए अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विपरीत है। योजना शुरू होने के तुरंत बाद उचित मूल्य की दुकान के डीलरों की एक वर्ग ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इनका कहना था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों के घर तक राशन उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले अपने कर्मचारियों का डीए यानी कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी। डीए में 4% की बढ़ोतरी के बाद ये 38% हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है। ये अब शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरीज। अभी आप किसी लोकेशन पर पहुंचने के लिए जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो 2023 से जीपीएस की जगह आपके मोबाइल में नाविक होगा। केंद्र सरकार सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के लिए अपने नए हैंडसेट में नाविक इंस्टॉल करने पर जोर दे रही है। नए साल से जो भी स्मार्टफोन बाजार में आएंगे उनमें नाविक पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा। ऐसी सरकार की चाहत है, मंशा है। सरकार की इस नई योजना ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के माथे पर बल ला दिए हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आखिर क्यों मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सरकार की इस योजना से चिंता में हैं, पहले आपको बताते हैं कि जीपीएस का विकल्प बन रहा ये नाविक क्या है। नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन भारत का पहला स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। इसे इसरो ने तैयार किया है। नाविक को बनाने के लिए 2006 में करीब $17 करोड़ मंजूर किए गए थे। फिर इसे 2011 तक तैयार होना था, लेकिन यह 2018 तक ही ऑपरेशनल हो पाया। नाविक 8 सैटेलाइट्स की मदद से काम करता है और यह भारत के
लगभग समूचे भूभाग को कवर करते हैं। भारत की बाउंड्री से आगे भी 1500 किलोमीटर तक की कवरेज भी ये देता है। लेकिन ये ग्लोबल नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास उतने सैटेलाइट्स नहीं, आगे बताएंगे आपको। लेकिन मौजूदा वक्त में नाविक का इस्तेमाल काफी सीमित है। फिलहाल इसे सार्वजनिक वाहनों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मछुआरों को इमरजेंसी वार्निंग देने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार नाविक का दायरा बढ़ाकर स्मार्टफोन तक लेकर आना चाहती है, लेकिन इससे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स खुश नजर नहीं आ रहे। मैन्युफैक्चरर्स का यह तर्क है कि नए नेविगेशन सिस्टम से हार्डवेयर में कई तब्दीलियां लानी होंगी, और हार्डवेयर में तब्दीलियां लाने का मतलब यह है कि लागत बढ़ जाएगी। अब लागत बढ़ने से स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे, और मैन्युफैक्चरर्स को चिंता यह है कि भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में महंगे स्मार्टफोन बेचना उनके कारोबार को प्रभावित कर सकता है। अब सूत्रों की माने तो बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी जैसे सैमसंग, एप्पल, शियोमी समेत जो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ये मुद्दा सरकार के सामने बाकायदा उठाया है। स्मार्टफोन कंपनियों ने इसके लिए फोन में जरूरी बदलाव करने के लिए समय भी मांगा है। जहां सरकार इसे अगले साल ही लागू करने की योजना बना रही है, वहीं कंपनियां इसके लिए 2025 तक का वक्त मांग रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीपीएस जैसी व्यवस्था जब मौजूद है, तो भारत क्यों नया नेविगेशन सिस्टम लाना चाहता है? तो जवाब है आत्मनिर्भरता। भारत विदेशी नेविगेशन सिस्टम पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है, और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है। आज इस्तेमाल में लिया जा रहा जीपीएस जहां अमेरिका का है, वहीं रूस का भी खुद का नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास है। सरकार ने इसको लेकर 2021 में तर्क दिया था कि यह सिस्टम भारत के लिए हमेशा भरोसेमंद रहेगा। यह तय नहीं है। ये नेविगेशन संबंधित देशों की डिफेंस एजेंसीज चलाती हैं, इसलिए थोड़ा इन पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में दरकार थी एक अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की, स्वदेशी जीपीएस की। संभव सरकार ने यह भी कहा था कि मुमकिन यह भी है, विदेशी जो नेविगेशन सिस्टम है, कि कभी आम लोगों के लिए इनकी सेवाएं अगर बंद कर दी जाएं तो फिर क्या होगा। जबकि इसके उलट नाविक जो है वो भारत का अपना सिस्टम होगा, और इसको बंद किए जाने का खतरा नहीं है। लेकिन आखिर में यह सवाल उठता है कि क्या नाविक को सिर्फ देश तक ही सीमित रखा जाएगा, या इसे भी वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए काम करना होगा। मान लीजिए अगर भारत से बाहर कोई जाता है और ये सिस्टम उसके पास है, नाविक सिस्टम, तो क्या होगा? अभी ये काम नहीं करेगा, लेकिन सरकार के लिए उसको योजना बनाने की आवश्यकता भी है। बहरहाल ये तो नाविक के विस्तार की योजना हो गई, लेकिन इस वक्त प्रमुख मुद्दा यह है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी चिंताएं क्या हैं सरकार के इस मंशा को लेकर, जिसमें सरकार कह रही है कि आप नए साल से जो भी फोन बनाएं उसमें नाविक ऑलरेडी हो। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महिंदू जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, बुनियादी रूप से क्या प्रॉब्लम है नाविक सिस्टम को हर मोबाइल में इनबिल्ट करने की, क्या चुनौतियां हैं, और इंडस्ट्री को किस बात की चिंता है? इंडस्ट्री को कोई चिंता नहीं है। हम डीप कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है, और जो नेविक है वो 2025 जनवरी से प्रपोज है। तो इतना टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लगता है टेक्निकल इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम इंडस्ट्री को तैयार होने में टाइम लगेगा, और सरकार इसको पूरी अच्छी तरह समझती है। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, और कोई पैनिक भी नहीं है। जैसे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, हमें 2 साल का टाइम चाहिए, हमने पहले भी कहा था, और उतना टाइम पूरा अवेलेबल होगा। तो आई होप उससे आप यू आर क्लियर अबाउट द मैटर। हाँ, मैं सर इंडस्ट्री का पक्ष समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बार बार तर्क ये दिया जा रहा है कि इंडस्ट्री को ये लगता है कि इससे मोबाइल में उनकी जो हार्डवेयर से जुड़ी हुई और बाकी चीजों को मिला के लागत बढ़ जाएगी, और क्योंकि प्राइस सेंसिटिव मामला है तो फिर उनकी सेल्स पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या वाकई में ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है। ओके, ये मीडिया स्पेकुलेशन है सिर्फ। ओके। और आप किसी भी इंडस्ट्री प्लेयर से बात करेंगे, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। ये चिप जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा मेन चिप सेट के अंदर, और उस पे काम शुरू हो गया है, और थोड़ी देर में हम इसको अचीव कर लेंगे।
सो आप कह रहे इंटीग्रेशन हैं को अचीव कर। तो आप कह रहे हैं कि लागत का कोई इशू नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री को समय चाहिए ये टेक्नोलॉजी अडैप्ट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना समय आप मांग रहे हैं सरकार से? सरकार 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा जी। 1 जनवरी, लेकिन जो रिपोर्टेड है कि सरकार 2023 से इसे चाहती है, क्या ऐसी बात बिल्कुल नहीं? रिपोर्टेड है। हाँ हाँ, वो गलत रिपोर्टेड है। वो आप शायद रॉयटर्स की रिपोर्ट के बारे में आप पूछ रहे थे। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 जनवरी 2025 से 2025 से अगर आप कह रहे हैं कि 2025 से रोल आउट होगा और सरकार को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर तो इस बात पर कोई बुनियादी नहीं बनती है कि इंडस्ट्री तैयार नहीं है और उनको अपने कारोबार की चिंता है। तो फिर तो ये बात नहीं, हाँ, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, हाँ हाँ, वो उसको आप जी महेंदु साहब, आपका थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जानते हैं इसको मीडिया फिर हाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डीपली कंसल्टेटिव प्रोसेस में है और हमें तो बहुत इंडस्ट्री को बहुत प्राइड है इस चीज पे कि नेवी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महेंदु साहब? एक सवाल मेरा रह गया था आपसे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है सर, मेरा आखिरी सवाल ये है सर आपसे, जो हमारी स्वदेशी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चलिए जो विदेशी जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्या उनको भी कोई आपत्ति नहीं है इस सिस्टम को इनबिल्ट करने में अपने हैंडसेट्स में? नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं। ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो महेंदु साहब जो कि इंडियन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं मीडिया में जिसमें कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर्स को परेशानी है और उनके कुछ सवाल हैं सरकार से, कुछ चिंताएं हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्टेड है कि सरकार कह रही है कि 2023 में आप हर फोन में ये इंटीग्रेट करके लाइए, ये बात वो मान रहे हैं कि इतनी जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समय चाहिए और 2025 तक वो हर फोन में नाविक सिस्टम को इनबिल्ट या प्री इंस्टॉल करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल ओबेसिटी यानी कि मोटापे की वजह से भारतीय 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करते हैं और 10 साल इस खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। मोटापे के चलते न सिर्फ आपका मेडिकल बिल बढ़ता है बल्कि इसकी वजह से दूसरे कई तरह के खर्च भी बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि मोटापा भारत में कितनी बड़ी समस्या है, ये कैसे आपके हेल्थ के साथ वेल्थ को भी खत्म करता है और क्यों इसे कंट्रोल करने के लिए जल्द कदम उठाने की आवश्यकता है। ओबेसिटी यानी मोटापा और ओवरवेट यानी ज्यादा वजन बढ़ना, ये 2 ऐसी स्वास्थ्य दिक्कतें हैं जो भारत को हर साल 2.8 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा रही हैं। आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मोटापे और इसकी वजह से होने वाली दिक्कतों को दूर करने में जा रहा है। यानी कि भारत की जीडीपी का करीब 1% खर्च सिर्फ मोटापे पर हो रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन और आरटीआई इंटरनेशनल ने मोटापे पर खर्च का एक एनालिसिस किया है। बीएमजे ग्लोबल हेल्थ में छपे इस एनालिसिस के मुताबिक भारत में 17% से ज्यादा लोग ओबेसिटी और ओवरवेट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी मोटापे पर खर्च 2.8 लाख करोड़ है, लेकिन ये साल दर साल बढ़ रहा है। आशंका जताई गई है कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये खर्च 2060 तक 69 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी कि जीडीपी का करीब 2.5% खर्च मोटापे पर हो रहा होगा। मोटापे पर इस अनुमानित खर्च को लेकर भारत दुनिया भर में तीसरे पायदान पर है। मोटापे पर सबसे ज्यादा खर्च $10 ट्रिलियन है जो चीन कर रहा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च मोटापे की वजह से कर रहा है। हर साल भारतीय मोटापे की वजह से कहां-कहां खर्च करते हैं, ये बताने से पहले जान लेते हैं कि आपका वजन बढ़ना कब ओबेसिटी और ओवरवेट हो जाता है। आप मोटे हैं या आपका वजन ज्यादा है, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मोटापे और ओवरवेट के बीच एक महीन लेकिन गहरा अंतर होता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 19 से 24.9 के बीच है तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं।
अगर बीएमआई 25 से 29.9 के बीच है तो आप ओवरवेट हैं। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर है तब आप मोटापे यानी ओबेसिटी से ग्रस्त माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि मोटापे की वजह से किस तरह के खर्च आपकी जेब पर बोझ डालते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक मोटापे के खर्च में 99.8% हिस्सा मेडिकल बिल का होता है। वहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट में समय से पहले मृत्यु होना, नौकरी न कर पाने की वजह से आय का नुकसान, ट्रैवलिंग समेत अन्य खर्च शामिल हैं। मोटापे की वजह से होने वाली कई तरह की बीमारियों के चलते मेडिकल खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय परिवार हर साल हेल्थ पर करीब 1 लाख रुपए खर्च करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को भी अपने स्तर पर मोटापे की बढ़ती समस्या के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। आम लोगों को मोटापे को गंभीरता से लेना होगा और इससे बचने के लिए हेल्दी हैबिट्स को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि मोटापा आपके हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपके वेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हेयर ट्रांसप्लांट से गंजेपन की समस्या दूर करने जैसे दावे करने वाले विज्ञापन तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक हॉस्पिटल और जरूरी सुविधाओं से लैस क्लिनिक में ही ऐसी सर्जरी हो सकती है। साथ ही ट्रेन डॉक्टर को ही हेयर ट्रांसप्लांट करने की इजाजत होगी। देखिए रिपोर्ट। खूबसूरत दिखने की चाहत हर किसी में होती है और बाल हर किसी की खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं। मगर जब बाल ही नहीं रहे तो क्या होगा? लोग बाल उगाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जिसका कोई रेगुलेटर नहीं है। इसी साल अप्रैल में अहमदाबाद के 31 साल और मई में दिल्ली के 35 साल के एक शख्स की मौत हेयर ट्रांसप्लांट के चलते हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा ताकि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर की गई किसी भी तरह की कोताही पर रोक लगाई जा सके। दरअसल हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले ऐसे क्लिनिक्स के पास बुनियादी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नाम मात्र का होता है, लेकिन लोगों को बाल उगाने की इतनी जल्दी होती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर और क्लिनिक के प्रोफाइल की जांच भी नहीं करते। अब नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक केवल वही डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं जिनके पास सर्जिकल ट्रेनिंग हो, ब्लड टेस्ट की जानकारी हो, इसके अलावा डीएनबी, प्लास्टिक सर्जरी, डेमेटोलॉजी की पढ़ाई की हो। खासकर हेयर ट्रांसप्लांट का सब्जेक्ट उनकी पढ़ाई में शामिल रहा हो। एनएमसी ने कहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टर के पास पर्याप्त अनुभव होना चाहिए ताकि वो उन मरीजों का चुनाव कर सके जिनके गंजे सिर पर बाल उगाए जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह के गंजेपन पर हेयर ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होता। इसके लिए कई तरह की जांचें होती हैं। साथ ही सर्जरी के बाद भी मरीज की विशेष देखभाल करनी होती है, जो सुविधा हर क्लिनिक के पास नहीं होती। गाइडलाइन में उन सर्जन को आड़े हाथ लिया गया है जो केवल यूट्यूब पर देखकर या कोई वर्कशॉप लेकर हेयर ट्रांसप्लांट जैसी जटिल सर्जरी को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने उन क्लिनिकों पर भी सख्ती की है जिनके पास ऐसी सर्जरी करने के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते। खासकर प्रशिक्षित स्टाफ के पास नर्स, ऑपरेटर, थिएटर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट मेडिकल बैकग्राउंड का होना चाहिए। इसके अलावा लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी से जुड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स के अलावा एनेस्थेटिक एक्सपर्ट का होना भी सर्जरी के लिए जरूरी होता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में मरीज को उचित इलाज दिया जा सके। ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन ने अस्पतालों को ही ऐसी सर्जरी के लिए बेहतर बताया है। अगर कोई क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट करती है तो उसका किसी करीब के अस्पताल से संपर्क में रहना जरूरी होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर भी नकेल कसने की बात कही है। साथ ही जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको नवरात्र उत्सव में डांडिया और गरबे की झलकियां दिखाने की कोशिश करेंगे। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, मैथ। जीनियस। अच्छा, शहर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। नवरात्र उत्सव में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही गरबा और डांडिया की खूब धूम होती है। देश भर के कई शहरों में कई तरह
के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुंबई में भी अलग अलग जगहों पर डांडिया और गरबे का आयोजन किया जा रहा है और मुंबई में नवरात्र की धूम दिखाने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। सौरभ पांडे के पास चलते हैं और समझते हैं कि वो कहाँ हैं और किस तरह की धूम वहां पर है। ओवर टू यू सौरभ, बताइए किस तरह की धूम है वहां। सौरभ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे सौरभ के बाद दोबारा जाने की। तो डांडिया और गरबा के कई कार्यक्रम नवरात्रों के दौरान पूरे हिंदुस्तान में आयोजित किए जाते हैं और गुजरात के साथ साथ मुंबई और आसपास डांडिया और गरबे की खास धूम रहती है। कुछ तस्वीरों के साथ हम आपके बीच में आएंगे। लाइव तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी सौरभ पांडे हमारे साथ होंगे, जो लगातार मुंबई में गरबे और डांडिये की जो धूम है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और उत्साह देखते ही बन रहा है। बड़े से लेकर छोटा हर कोई नवरात्रों में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ गरबे और डांडिया की मस्ती में झूम जाना चाहता है। बताइए सौरभ, कहां पर हैं आप और बताइए किस तरह की धूम है वहां। मौजूद है मुंबई के बोरीवली इलाके में और दर्शकों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह से जो है यहाँ पर गरबा की रास हो रही है। और सामने मंच पर मौजूद है फाल्गुनी पाठक, जो अपने जो है समा बांधे हुए हैं और जितने भी गरबा रसिका है वो यहाँ पर जो है गरबा खेल रहे हैं। और लोगों से जब हमने बात करना चाहा तो उनका कहना था कि पहले गरबा, उसके बाद जो है बाकी सारी चीजें जो है वो देखेंगे। और आइए देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर सभी लोग जो है, सभी गरबा रसिका यहाँ पर गरबा खेल रहे हैं और पूरी तरह से जो है इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ये जो नवरात्रि के 9 दिन है ये पूरी जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों ने देख सकते हैं अपने जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर यहाँ पर जो है पूरी तरह से गरबे के रंग में रंगे हुए हैं। छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े और बुजुर्ग सभी जो हैं इस रास गरबा का आनंद ले रहे हैं। और इन विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर जो खुशी है वो खुशी किसी भी चीज को जो है बयां करने के लिए काफी है कि 2 साल के बाद जो है ऐसा मौका आया है जब लोग घर से बाहर निकले हैं और गरबा खेल रहे हैं एक साथ। और जब मंच पर जो है फाल्गुनी पाठक हो, सभी की चाहती कि गरबा सुनते ही सिर्फ एक व्यक्ति नजर में आता है, वो है फाल्गुनी पाठक। अब यहाँ पर वो मंच पर हैं, गाना गा रही हैं और जितने भी गरबा रसिका हैं वो यहाँ पर गरबा का नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पूरा एंजॉयमेंट वाला माहौल बना हुआ है और सभी लोग जो है पूरे तरह से एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पर भी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं अपने इस एंजॉयमेंट में। और जितने भी ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं सब पहन के यहाँ आए हुए हैं सब, और पूरा जो एंजॉयमेंट है वो इस माहौल में एंजॉय कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इसी तरह से आने वाले दिनों में भी जो है इस त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे और जो बाकी के बचे हुए नवरात्र के दिन हैं उनको वो इसी तरह से एंजॉय करेंगे। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए और आगे भी आप तस्वीरें हम तक लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवरात्रों में कोलकाता में अलग ही रौनक होती है। यहाँ पर पंडालों को विशेष रूप से सजाया जाता है। आपको दिखाते हैं कोलकाता की श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल। यहाँ वेटिकन सिटी के मशहूर चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिया की रेप्लिका से दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये रिपोर्ट देखिए।
वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च के तर्ज पर जो ये पूजा पंडाल बनाया गया है, जैसे ही हम इसमें दाखिल होते हैं तो हम देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज और हर वो चीज जो चर्च के अंदर है उसे रेप्लिकेट की गई है इस पूजा पंडाल में। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर जो कोरिंथियन पिलास्टर और कॉलम्स है, ठीक उसी तरीके से उसे रेप्लिकेट किया गया है। और साथ ही रेनेसा आर्ट वर्क के तौर पे यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगाई गई है हूबहू वैसी ही है जैसे ओरिजिनल चर्च में होती है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो डोम है, यहाँ पर आप कोरिंथियन जो है पिलर्स आपको दिखेंगे, पिलास्टर दिखेंगे, कॉलम्स दिखेंगे और साथ ही इस डोम में जो आर्ट वर्क किया गया है वो लगभग जो है वैसा ही है जैसा सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में आपको दिखेगा। तो हर एक चीज को यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। इस पंडाल के इंटीरियर्स को अगर आप देखेंगे तो आप शायद चौंक जाएंगे कि ये वाकई वो असल चर्च नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की गई है कि उसी चर्च के हर एक चीज को रेप्लिकेट की जाए। साथ ही अगर माँ दुर्गा के प्रतिमा की बात करें तो इस पूजा पंडाल में हर साल कुछ नया और यूनिक करने की कोशिश की जाती है। इस साल भी अगर हम देखें तो यहाँ पर माँ दुर्गा के जो आभूषण है वो कई हजारों लाखों के गहनों में जो है यहाँ पर माँ दुर्गा को गहने चढ़ाए गए हैं। फिर चाहे माँ लक्ष्मी की बात करें या माँ सरस्वती की बात करें, उनके ज्वेलरी हो या फिर उनका मुकुट हो, तो हर एक चीज जो है यहाँ पर माँ दुर्गा को जो चढ़ाई गई है, यहाँ पर सोने से माँ दुर्गा को और साथ ही उनके जो आभूषण हैं वो भी सोने के बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो है बेहद जो है पॉपुलर है ये पूजा पंडाल, जहाँ पर दूर दराज से लोग पहुँच रहे हैं जो कभी रोम नहीं जा पाएंगे या फिर जा नहीं पाए अभी तक, तो यहाँ पर आकर जो है ये सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च का जो है ग्लिम्स ले सकते हैं और साथ ही माँ दुर्गा के दर्शन भी कर सकते हैं। कोलकाता से कैमरा पर्सन देवाशीष मोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और कोलकाता के ही बराहनगर में स्थित एक पूजा पंडाल में अब आपको लिए चलते हैं, जहां पर पंडाल का थीम ऐतिहासिक बताया जा रहा है। क्या है इस पंडाल की खासियत बता रही हैं हमारे सहयोगी अयान घोषाल बता रहे हैं। यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिलने के बाद कोलकाता का इस साल का दुर्गा पूजा जैसे पिछले काफी सारे सालों से चलता हुआ जो एक ट्रेंड है उसको तोड़ने पे एकदम नातोर कोशिश कर रही है। जैसे कि देख सकते हैं बराहनगर कोलकाता का ये पंडाल जो कि बना है एक राजस्थानी हवेली की तरह, जिसका नाम डाला गया है अंदर महल। आप देख सकते हैं किस तरह से, किस बढ़िया नज़ारे से ये पूरा का पूरा जो पंडाल है वो बनाया गया है। और अभी से देख सकते हैं कि आज तृतीया है, मतलब दुर्गा षष्ठी आने में अभी 3 दिन बाकी है। इस तरह से हम पूरा पंडाल का जो नज़ारा है आपको दिखाना चाहेंगे। ये बिल्कुल एक अनोखा पंडाल बनाया गया है। इसी तरह से कोलकाता में हर एक पंडाल अपने आप को जीतोर कोशिश करे कि एक पंडाल से दूसरा पंडाल जो है वो बेहतर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे खिलान बनाया गया है, यहाँ पे बिल्कुल जो बनाया गया है जैसे लगता है कि आप कोई राजस्थानी हवेली के अंदर घुस आए। हालांकि ये पंडाल है, बहुत बड़ा पंडाल है। इस पंडाल की कुल मिला के आधा किलोमीटर तक विस्तार है और बाहर अगर पंडाल की तरफ आप रुख करें तो आप देख पाएंगे किस तरह से ये पूरा राजस्थानी हवेली जो है पूरा एकदम खिलान के साथ राजस्थानी हवेली की हर एक काम इसमें डिटेलिंग में किया गया है। तो इसी तरह से कोलकाता में दुर्गा षष्ठी के 3 दिन पहले से ही नजरिया इस तरह का है, माहौल फेस्टिव है, आदमी निकल पड़े हैं दुर्गा पूजा में। बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए अगर बारिश में किसी भी तरह से पंडाल हॉपिंग ना हो पाए तो उससे पहले पूरा का पूरा जितना सारा हो सके पंडाल लोग घूमना चाहते हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों को बड़ा बोनस देने का ऐलान किया गया है, बल्कि इसके साथ ही देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का प्लान भी तैयार किया गया है। 10,000 करोड़ से रेलवे का कायाकल्प होगा। स्टेशनों के लिए रूप प्लाजा समेत कई आधुनिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने तीनों रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने की बात भी कही है।
पूरा प्लान समझते हैं और डिटेल समझने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या प्लान है सरकार का? सरकार इस देश में जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं सबका रीडेवलपमेंट करना चाहती है और कुल संख्या अभी तक जो तय हुई है वो 199 है, जिसमें से कि 47 के पे तो काम चल रहा है, 32 पे रीडिजाइनिंग और जो बाकी मास्टर प्लानिंग है उसका काम चल रहा है। ये जो 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं वो देश के सबसे अहम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके लिए कनेक्टिंग स्टेशन बन सकते हैं। इस तरह का एक प्लान सरकार ने सोचा है, उसके लिहाज से इन तीनों का चयन किया गया है और आज केंद्रीय कैबिनेट ने इनके रीडेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। कुल 10,000 करोड़ रुपए इसके रीडेवलपमेंट में खर्च होगा और अगर बात करें तो ये जो स्टेशंस बन के आएंगे वो बिल्कुल एक सिटी सेंटर की तरह होंगे, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कि नया शहर और पुराना शहर आपस में मिल रहे होंगे। इसके अलावा उस जगह पर आप शॉपिंग, प्ले, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ सरकार की जो तमाम कोशिशें हैं लोकल के लिए वोकल होने वाली चीजें, इसके अलावा जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, फूड मॉल्स हैं, प्ले स्टेशंस हैं, इस तरह की सारी सुविधाएं उस जगह पर होंगी। साथ में किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो या फिर कोई ऐसा जाम ना हो, इसके लिए पूरे स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज से, फ्लाईओवर से इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक है वो आसपास से होता हुआ चला जाए। और अगर आप इसकी जो गंभीरता है उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मुंबई जैसे स्टेशन पे, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज है CST का स्टेशन, उस स्टेशन को भी लगभग 5.5 एकड़ एक्स्ट्रा जमीन के साथ रीडेवलप किया जाएगा। आप खुद अपने आप में सोच सकते हैं कि मुंबई जैसी जगह पे 5.5 एकड़ की जमीन को डेवलप करना या फिर उतना बड़ा प्लॉट डेवलप करना और जिसमें कि हेरिटेज जैसी जो स्ट्रक्चर है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये संभव हो पाएगा इस रीडेवलपमेंट प्लान के जरिए। जो सरकार का पूरा प्लान है मुंबई के लिए वो तो यही है कि जो मेन बिल्डिंग है उसको डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे वो भी मेन बिल्डिंग से मिलता जुलता ही होगा। साथ ही साथ दिल्ली और अहमदाबाद, इन दोनों के लिए भी सन टेम्पल, अहमदाबाद के लिए वो सन टेम्पल वाला पूरा थीम रखा गया है, उसके आसपास भी वडनगर का जो पूरा इलाका है उसको उसमें कनेक्ट कर दिया जाएगा। और दिल्ली के लिए आप जान रहे हैं दिल्ली सेंटर में है, दिल्ली में एक तरफ पुरानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, दोनों को जोड़ता हुआ वो पूरा स्टेशन होगा जो कि एक पूरा स्टेशन मॉल होगा। हमने जब बात की इस रेल मंत्री से तो उन्होंने ये कहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अगले 10 दिनों में इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा और तब हम ये आपको डिटेल बता पाएंगे कि एक्चुअली इन तीनों ही स्टेशन के डेवलपमेंट पे एग्जैक्टली कितना पैसा खर्च होना है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में तीनों स्टेशन जो है एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन होंगे जहां पे कि हाई क्लास सुविधाएं होंगी। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए फटाफट से कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने फाइनली अपनी मोस्ट अवेटेड और देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो EV को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 8,49,000 रुपए है। टियागो EV सिंगल चार्ज पर 315 किलोमीटर की रेंज देगी। इसकी बुकिंग अगले महीने 10 अक्टूबर से शुरू होगी। टाटा टियागो है और डिलीवरी जो है जनवरी 2023 से की जाएगी। इस नई EV कार की और क्या खासियत है, बता रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। Well, India's most affordable electric vehicle finally हम देख रहे हैं और टाटा मोटर्स इनफैक्ट हैज डन दिस। 2 सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद अब ये थर्ड कार दैट दे आर लॉन्चिंग इज ऑल्सो नॉट जस्ट द थर्ड कार फ्रॉम टाटा मोटर्स एज इलेक्ट्रिक व्हीकल बट द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ इंडिया। What has gone into making this car, sir? और ये तो सेम टेक्नोलॉजी है जो आप पहले भी यूज़ कर रहे थे। तो देखिए, जैसा 2 साल पहले अगर देखें तो पहली बार हमने एक पर्सनल सेगमेंट में कार लॉन्च किया था, नेक्सॉन EV जी। और उस समय नेक्सॉन EV को लॉन्च करने का मकसद ये था कि EV के पीछे एस्पिरेशन कोशेंट EVs का बढ़ाया जाए। SUV सेगमेंट नेचुरली एक बहुत तेज़ी से SUV सेगमेंट इन जनरल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, काफ़ी एस्पिरेशनल देखा गया था और उसके लॉन्च करने के बाद करीब 20 से 25% जो हमारी सेल्स होती है नेक्सॉन की वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होना चालू हो गई। आज के दिन में हम करीब 4,000 इलेक्ट्रिक कार्स बेचते हैं पर मंथ। जो टेक्नोलॉजी इसमें हमें जिप्ट्रॉन की मिली उसको अब हमने एक्सटेंड किया है टियागो में जी। उससे हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा मिला कि हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बढ़ गई। इस बीच में हमने लोकलाइजेशन किया काफ़ी, तो लोकलाइजेशन के कारण जो कॉस्ट एडवांटेजेस मिला, कॉमनैलिटी जो हमने ड्राइव की उसके कारण जो प्राइसेस थोड़ी कॉस्ट कम हो गई और टियागो
जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल कार है, उसमें जो स्केल आइस साइड का है वो भी हमें मिला। तो ये सब को मिला जुला कर हमने कॉस्ट पे काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया है। बट एक तरफ हम लोग इसको अफोर्डेबल लाने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारे जो ईवी के ग्राहक होते हैं वो काफ़ी डिसर्निंग कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस वो लोग जो है फीचर रिच और टेक्नोलॉजी रिच कार चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस था कि इसकी एस्पिरेशन जो ईवी की सेट हुई है वो कहीं नीचे नहीं जाए, इसलिए हमने टियागो में ऐसी फीचर्स दी हैं जो कि जनरली 2 सेगमेंट ऊपर मिलती है। जैसे टेलीमैटिक्स आप कभी नहीं सुने होंगे कि आपको हैच में मिला हो, या फिर जितनी प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे लेदरेट सीट हो गई या ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल हो गया, जैसे बहुत सारी फीचर्स हैं। तो आई थिंक वो आपने बात ध्यान रख के की है, दैट्स अ वेरी कॉन्शियस कॉल दैट यू टेकन, एंड आई थिंक वो लोग अप्रिशिएट करेंगे फॉर श्योर। और अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। लगातार छठे दिन बाजार में मुनाफा वसूली देखी गई। आज भी काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा। सेंसेक्स 509 अंक टूटकर 56,558 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंक फिसलकर निफ्टी जो है 16,858 पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। दोपहर में निफ्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और चढ़कर 17,030 के स्तर पर गया। एक वक्त लगा कि बाजार में हरियाली आ जाएगी, लेकिन फिर बाजार में मुनाफा वसूली आई और निफ्टी 2 महीने के निचले स्तर पर लुढ़ककर बंद हुआ। आज छोटे मझोले शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई, लेकिन उसके बावजूद स्मॉल कैप और मिड कैप लाल निशान में बंद। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी सर, ये उतार चढ़ाव कब रुकेगा? आगे क्या होगा मार्केट में? सेठी सर, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। चलिए, तो इस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और मार्केट का पूरा एक्शन आप लगातार जी बिजनेस पर तो देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल आज इंडिया 360 में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 याद रखें। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।